तालियों के बीच में अपने सहयोगी, जिसको इंग्लिश में पार्टनर बोलते हैं, वैसे तो लाइफ पार्टनर कोई और होता है, लेकिन इस स्टेज पे जो पार्टनर है मेरे, वो अशोक चौधरी जी हैं। और उनको बुलाने के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में वो आए स्टेज पे। संभालिए सर थोड़ा सा आप। नमस्कार साथियों, और सब कैसे हैं आप? सबसे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड पे डाल दें। इनवाइट करूंगा बीएस वर्मा जी को, जो कि इस प्लेटफॉर्म के जैसे अपने घर में एक मुखिया होता है, वैसे जो प्लेटफॉर्म हमें उन्होंने दिया है वो हमारे एक मुखिया के तौर पे हैं। तो बीएस वर्मा जी। चौधरी जी ऐसे कैसे बीएस वर्मा जी को स्टेज पे बुला देंगे आप? बीएस वर्मा जी के आने के लिए कम से कम इन लोगों को इतनी तालियां बजानी पड़ेंगी कि आप लोगों की हथेलियां खुद लाल हो जाए। तैयार हो? तालियां लाल करने के लिए हथेलियों को। भगवान जी से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में दो ऐसी शख्सियत हैं जिनको एक अलग से स्थान देना बनता है, और खुद भगवान जी ने हमें बोला है कि पहले आप उनको जो है अलग से स्थान दीजिए। तो चौधरी साहब, उनका नाम आप बता दीजिए। सबसे पहले रमेश जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और लेफ्ट साइड वाला नहीं बजा रहा है, बजाना नहीं तो पूरी उम्र बजानी पड़ेगी। जी, इसके हर जगह पे कोई भी अच्छा काम करते हैं सबसे पहले किसको पूछा जाता है? गणपति जी को। और गणपति जी के साथ में कौन होती है? रिद्धि सिद्धि, माँ लक्ष्मी होती है ना। तो हम सबके घर में भी लक्ष्मियां होती हैं। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा भगवान जी से पहले रईसा पठान जी को, प्लीज मैम। और एक लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दूसरी लक्ष्मी आए तो बात ही अलग है, लेकिन लक्ष्मी जी अब अकेली नहीं आएंगी। अब ये जो सारा जो आज का खेल रचाया गया है, ये उस जोड़े के लिए ही रचाया गया है। मिस उस शख्स से मिलने के लिए रचाया गया है जिनको हम स्टेज पर बुलाने वाले हैं। और आप सभी की तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर भगवान सहाय जी को, जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, लेकिन भगवान सहाय जी जब आएंगे तो उनके स्टेज तक आने तक भी आप लोगों की तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? भगवान सहाय जी और मैम दोनों जोड़े के साथ स्टेज पे आए हैं। और प्लीज सर, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सभी का अति फ्रेश अनमोल परिवार में स्वागत है कि अपना कीमती समय निकाल के आप पधारे। और ये
जो मैं देख रहा हूँ अपने आप में एक कामयाब शख्सियत है, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथी जो इस मिशन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ उनके लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अमित कुमार जी मीना फ्रॉम फ्लोदी, आपकी जोरदार तालियों के साथ। सर तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू साथियों। हम एक परिवार की तरह आज जो ये वार्षिक समारोह, आज हमें इस बिजनेस को, इस सिस्टम को जयपुर में, इस गुलाबी नगरी में 1 वर्ष पूरा कर लिया हमने। और ये जो 1 वर्ष के अंदर जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक भगवान साई से शुरू होकर आज आपके सामने जो एक दीवार की तरह अडिग लीडर्स मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है, एक अपने आप में एक शख्सियत है। मैं चाहूंगा आप सबके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। अशोक जी, योगीराज जी फ्रॉम दिल्ली, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली हनुमानगढ़ से और दिल्ली से पधारे। सबसे पहले योगीराज जी ने रईसा बहन को बुलाया। मैं एक सच्ची कहानी आज आपके सामने होगी। आज से 2 साल पहले, कोई दिसंबर का महीना था, मैं जयपुर में आया था, तो मैं रईसा और एक रिश्ते में बन जाती है। और जब भी मैं जयपुर आया, रईसा बहन मुझे मिली और आज इस परिवार की सबसे अभिन्न अंग है। और मैं चाहूँगा इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने बहुत मुझे इस सिस्टम को, अपने परिवार को बहुत सहयोग दिया। और इन्हीं की जवानी इन्हीं से सुनते हैं, जो भी ये संदेश देना चाहें। जो अति फ्रेश अनमोल में आने के बाद, मिलने के बाद, क्या ये कहानी आपकी जुबानी, 2 शब्द आप कहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भैया। और सब कैसे हो? अच्छा लग रहा है? तो भगवान साई जी को पहचान गए? हाँ, साथ में मिलके काम करोगे? हाँ, सही में मैं यहाँ जयपुर में 17 साल से हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को तलाश किया, बहुत सारे जगहों पर मैंने घूमे। एक महिला हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन मैं भगवान भैया से, पता नहीं किसे भगवान जी ने ही मिलवा दिया। जो भगवान, सच में कोई भगवान अगर मिला तो कहते हैं ना, एक असली रूप में अगर ढूंढा जाए तो कहीं से भी ढूंढो, लेकिन अगर भगवान मिलना है तो उसे मिलना है, उसकी तकदीर में लिखी है तो मिलना है। ये जब से मैंने इनसे मिले तो सच में बताते हूँ कि अगर आप लोग, इतने लोग, एक आदमी जो जयपुर में आया और जयपुर में मिलना था, हमें चुनाव का टाइम था, तो ऐसे ही मुलाकात हो गई। शायद ऊपर वाला मिलवाना ही चाहता था, क्योंकि मेरा मूड नहीं था वहाँ जाने का। लेकिन जब से मिले और आज तक, उस टाइम में मैंने देखा था तो मैंने ये ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि मैं ये करूँगा, लेकिन रियल में बता दूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये काम ये करेंगे। कैसे करेंगे? जो बंदा चुनाव में आकर इस तरह खड़े हैं और खड़े होकर चिपे एक बैग टांग कर, बदन पे कपड़े भी सही नहीं, जूते भी थोड़े फटे हुए थे, मैं कहा ये बंदा क्या करेगा। मैं घर जाकर और हंस रहे थे, और जब ये फ़ोन करते थे तो कई बार मैं फ़ोन भी नहीं उठाता, क्योंकि वो बोलते थे, मैं अपने घर में बोलते थे क्या हो गया,
फिर इन्होंने एक बार फ़ोन किया तो मैं इधर सिंधी कैंप मिलने के लिए आई। कई बार मैं मोबाइल स्विच ऑफ भी कर लेते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 6-7 महीना पहले बाद में मेरे पास फ़ोन आया कि सोडाला ऑफिस में आ जाओ। और मैं सोडाला ऑफिस में आया तो मैंने कुछ और ही देखा कि जो बंदा कुछ नहीं था उसके पास, आज वो इतना बड़ा सब कुछ लेकर बैठ गया। ऐसा कैसे हुआ? तो अगर कोई लगन और मेहनत से काम करे तो क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग ना यही सोच लिए कि बस मजदूरी करो, और जब मजदूरी करके वो 200-400 रुपये आए उसको ले आओ, बच्चों को खिला दो, फिर सुबह इंतज़ार करो जाओ काम पे। लेकिन वो दिमाग नहीं लगाते क्योंकि वो उनको गधे की तरह काम करने की आदत है। और रियल में बता रहे हो कि तुम्हारा फायदा सिर्फ राजनीतिक लोग उठा रहे हैं। आज अगर ये सही रास्ता बताते हैं ना तो हमारे दिमाग में नहीं आता ये बात, लेकिन अगर ये हम सब मिलकर अगर सोच लेना तो हम एक अच्छी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन वो भगवान भैया की तरह सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब से इनसे मिला हूँ, जब से बहुत अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिली है और बहुत अच्छी सोच भी मिल गई है। लेकिन रियल में बोलते हूँ कि अगर आपके दिल में अगर अच्छा लगन है, अच्छी सोच है और मेहनत करना चाहते हो तो भगवान भैया साहब जैसे कह रहे हो वैसे करो और इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ। आने वाले समय में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जो आप कमा रहे हो ना वो भी रोजगार खत्म होने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। तुम लोग जो कमा रहे हो ना वो भी सोचोगे अब क्या कमाऊँ, आपको तो कुछ रह नहीं गया। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग हकीकत में एक बिजनेस ऐसी रह जाएगी। अगर हम इसमें मेहनत करते हैं तो आगे चल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आने वाले समय में अपने बच्चों को पाल सकते हैं। नहीं तो ये सोच लो आप भी नहीं पल सकते हो ना आपके बच्चे पल सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ और अब इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ, आप लोग खुद समझदार हो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू रईसा बहन। और मैं इसी वक्तव्य के साथ मेरे साथी, मेरे सहयोगी और मेरे एक अभिन्न पार्ट अमित जी को, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आज मैं आपको थोड़ा सा अपने कानों को और अपने दिमाग को खोल लें कि आज आपके सामने एक वो कहानी रखी जा रही है जिसमें अब तक कहानियां सुनी थी, लेकिन आज आपको साक्षात देखने को मिलेगी। आज इस मंच पे वो आदमी भी होगा, वो भी आपके सामने आएगा जो मुझे जन्म से जानता था, वो भी आएगा जो मुझे 20 साल से जानता था, वो भी आएगा जो 10 साल से जानता था, वो भी आएगा जो मुझे रेलवे स्टेशन पे मिला था, वो भी आएगा जो मुझे एक सैलून की दुकान में मिला था, और वो भी आएगा जो सैलून की दुकान पे कटिंग करवाने आया था, और उनमें वो भी आएगा जो आज से 8 दिन पहले मिला था, और वो भी आएगा जो 2 दिन पहले मिला था। एक सच्ची कहानी। खून अगर इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए। और इसी के साथ मेरे साथी अमित जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, जो पिछले 8 वर्ष से हम दोनों साथ हैं और इस परिवार को लेके वो कितने सजग हैं, मैं चाहूँगा उन्हीं की जुबानी इस अति फ्रेश अनमोल की कहानी अमित जी के लिए एक बार जोरदार ताली। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अमित कुमार मीणा और पास में दौसा जिले की लालसोट तहसील का रहने वाला हूँ। पिछले 2012 से मैं टीचर के पद पर कार्यरत हूँ जोधपुर के अंदर, और उसके बाद में जो समय मुझे मिलता है उसमें मैं ये बिज़नेस करता हूँ। पिछले कई वर्षों से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी बचपन में, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, जो मेरी घर परिवार में अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो सब आम जिंदगी जीते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अच्छा मकान है, घर आते हैं शाम को, अच्छी तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि यदि हमें अपने सपनों की ज़िंदगी जीनी है तो हमें व्यापार करना होगा। शुरू से यही सोच थी, लेकिन परिवार वालों का दबाव था कि भाई नौकरी लगनी है, तो हमने कोशिश करके अब नौकरी लगी। लेकिन दिमाग में एक ही कहना था कि अपन को ऐसा कुछ करना है
जो हमारे बच्चों को ऐसे कुछ सिस्टम दे सके जिससे वो अपने ज़िंदगी आराम से गुजार सके। आप सब लोगों की तरह मैंने भी काफ़ी जगह ट्राई किया था, काफ़ी सारे बहुत से बिजनेस ज्वाइन किए, देखा, लेकिन वहाँ से हालांकि मैंने कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने वहाँ से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की, वहाँ से सीखा कैसे ये बिज़नेस होता है, क्या होता है। ऐसे ही करते करते दिमाग में चल ही रहा था। पिछले 2019 की बात है, सर ने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में सर ने कहा कि ये सिस्टम है, उसके बारे में मेरे से चर्चा की। मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसमें साथ में मिलकर काम करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम सक्सेस हो सकते हैं। उसी दिन से मैं लग गया था काम पर। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सबसे खास बात इस सिस्टम की मैं बता देता हूँ आपको कि आज तक जहाँ हमें दूसरी जगह दिक्कतें आती थी, जो भी बिजनेस करते थे, हमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्याएं थी, वो सब दूर करने की मैंने इसमें कोशिश की है। हर चीज़ को हमने बारीकी से डिस्कस किया है, हर प्लान को डिजाइन करते समय, सिस्टम को जैसे भी हमने बनाया है, हर चीज़ जो आज तक जो मुझे समस्या फेस की थी, और सर भी काफ़ी सालों से मार्केट में है, इनका जो अनुभव था वो उसमें है साथ में, तो हमने मिलकर के सिस्टम को बनाया है। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो भी अति फ्रेश अनमोल में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है, 100% यदि वो कंटिन्यू रहता है, 100% वो सपने पूरे करेगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। अब देखिए 100% सपने सक्सेस होंगे, इसकी तो गारंटी अमित जी ने ले भी ली और दे भी ली। क्या आप लोगों को लगता है वाकई में 100% सपने सच होते हैं? किस किस को लगता है? सबको लगता है। एक बार फिर अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अब मैं इसी के साथ ही इनवाइट करना चाहूँगा मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सीनियर सिटीजन रमेश जी हाड़ा मंच पे आए और अपने दो शब्द कहें। भगवान जी रमेश जी सर, मैं इनके बारे में पिछले आज से 13 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन हूँ, यहीं सोडाला में रहते हूँ, और वो पहली मुलाकात 13 दिन पहले होती है और आज आपके सामने है। और इस मुलाकात कहाँ तक पहुँची, आज हम रमेश जी सर के मुँह से सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप कीमती समय निकाल कर पधारे। धन्यवाद साथियों, अचानक मेरे किन्हीं कारणों के चलते और वर्मा जी से पता नहीं किस प्रकार से मुलाकात हुई। आज मैं 26 तारीख को इनसे मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के बाद मेरे में इतना जज्बा हुआ कि ये अति फ्रेश अनमोल है क्या चीज़, इसके बारे में पूरी जानकारी लें। ये ऐसी क्या कंपनी है जो नाम भी अजीब है और इसका काम देखते हैं। तो मैं इनसे 3-4 दिन लगातार इनके संपर्क में आता रहा, और 3-4 दिन में मेरे दिमाग में ये बैठी, मैंने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके बाद मैंने कह दिया कि मैं पूरा सहयोग दूंगा आपको, और मैं अपने परिवार को इसको जो भी सुनेगा वो एकदम से इतना अपना विकास पालेगा जिससे वो अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी कर लेगा, मनचाहा अपना कार्य कर लेगा। इसमें ये शक्ति है, इसको थोड़ा छू के देखो, इसमें कितनी शक्ति है। मेरे लिए तो ये दीपक तले एक अंधेरा था। अचानक पैसा पता नहीं मेरे पड़ोस में रहते हो, जबकि मैं बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ उनके,
मुझे इनके बारे में कोई पता नहीं था। ये 1 साल से कंपनी चल रही है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इनके संपर्क में आता बन जाता तो आज मैं पूरे सोडाला को ही इस बिजनेस में। तो साथियों, इससे मेरी यही गुजारिश है, आप लोग इसमें पूरा सहयोग और पूरी ईमानदारी का कार्य है और सबका भला होता है इसके अंदर। तो आप लोग सब जो है इसमें इन्वॉल्व लोगों को करें, समझाएं और इस अतीत प्रेस अनमोल को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। यही मेरा कहना है। अभी आपने रमेश जी के विचार सुने। इतनी उम्र में हो गई ये जज्बा इनका, तो इनसे कुछ अपने को सीखना होगा। और अब इसी के साथ ही मैं इनवाइट करूंगा रवि जी, जोरदार तालियां रवि जी के लिए, जोरदार तालियां। साथियों, रवि जी के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, आज से 3 महीने पहले एक मीटिंग में आते हैं, किसी के माध्यम से मेरी इनसे मुलाकात होती है और उसी दिन ये रात को 8 बजे तक मेरे पास रुकते हैं। फिर ये दूसरे दिन आते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं। 8 दिन बाद में ये कहते हैं मेरा मन करता मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैंने कहा अच्छी बात है। और पिछले लगभग 1.5 महीने से मेरे साथ ही रहते ऑफिस में। इनकी एक सबसे बड़ी खूबी बताता हूँ कि ये कहने को सीनियर सिटीजन है, लेकिन इनके आगे 18 साल का लड़का पैदा। ऐसा जुनून है इनमें, आप इनसे कुछ भी कहिए ना नहीं बोलेंगे, बोले यस मैं करूँगा, चाहे कुछ भी काम हो, ऑलराउंडर। कभी कभी मुझे ये छोटे बन के, कभी बड़े बन के, कभी पिता तुल्य बन के, हर रंग के आदमी हैं, बहुत ही मस्त आदमी हैं। और इन्हीं की जुबानी अति प्रेस अनमोल की कहानी सुनते हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। भगवान जी इतने अच्छे इंसान हैं खुद, तो उनको सारे अच्छे इंसान ही मिलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया देखी हुई है। मैं खाली हिंदुस्तान में ही नहीं रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान से बाहर भी रहा हूँ, हिंदुस्तान से बाहर भी पढ़ा हूँ, दुनिया देखी है मैंने। और बहुत दिनों से मैं यहाँ पे एक सोच कर रहा था। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा अब मैं आगे बढ़ने से पहले, कि रिश्ते खाली खून के नहीं होते। रिश्ते कहीं आपको अगर आप कहो तो स्टेशन पे भी हो जाते हैं, सड़क चलते भी हो जाते हैं, बहुत जगह हो जाते हैं। मैं दुनिया देख के आया तो इतनी गहरा मेरे को रिश्ता कहीं आज तक मिला नहीं। और 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर जब मैं भगवान जी से मिला हूँ और 5 मिनट की मैंने इनसे बात करी और इनके ख्याल मैंने देखे और बाकी चीज़ें देखी, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम जन्मों जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को। ये चीज़ ऐसी होती है सर कि आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं इंसान में, लेकिन आपका साथ जो है ना अच्छे अच्छे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ साथ ऐसे होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, 2 मिनट पहले मिले होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से जानते हो। ऐसा लगता है कि वो आपका 100% साथ देंगे। और मेरे को भगवान जी में यही लगा और मेरे ख्याल से भगवान जी को मेरे में भी यही लगा होगा कि हम दोनों साथ मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं सर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो इस बिज़नेस के बारे में बताना है। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे सहयोगी हैं जो आपको इसके बारे में बताएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। थोड़े दिन पहले ही अभी दिवाली गई है, मैं और एक मेरा छोटा सा, मेरे घर में एक मेरी बेटी है, बेटी समान है, उसकी छोटी सी बच्ची है। तो हम लोग दिवाली पे देख रहे थे, ऊपर छत पे खड़े हुए थे, तो वहाँ देखा कि 2 चिड़ियाँ उड़ रही थी। एक बड़ी चिड़िया थी, उसको हम मम्मी चिड़िया बोलते हैं, और एक छोटी सी चिड़िया थी, उसको हम बेबी चिड़िया बोलते हैं। तो ये लोग तो उड़ रहे थे, लेकिन एकदम से दिवाली का माहौल था तो एक रॉकेट बगल से निकला। तो छोटी चिड़िया को तो पता नहीं था क्या था, तो छोटी चिड़िया ने बोला कि मम्मी ये कौन सी चिड़िया है?
जो इतनी तेज़ी से उड़ के जा रही है। तो उसने बोला बेटा आपने देखा नहीं उसके दुम में क्या लगी है? तो उसने बोला उसके दुम में आग लगी। सर तो हमारे सबके बीच में वही आग होनी चाहिए। अगर हमको अतिफ्रेश से कामयाब होना है तो मैं सब लोगों से, जितने साथी बैठे हैं यहाँ पे, हम उन्हें यही कह रहे हैं कि अपने आग होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे। थैंक यू सर, थैंक यू। चाहूँगा निजामुद्दीन राजा जो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू साथी। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक बार दिल से ऊपर हाथ करके निजामुद्दीन राजा, मैं प्यार से राजा भाई बोलता हूँ, और लगभग अति प्रेस अनमोल परिवार का हर सदस्य राजा भाई का नाम जरूर जानता है, देख पहली बार रहे हैं, तो एक बार राजा भाई के लिए जोरदार ताली। साथियों आपको अभी शुरुआत हुई है, अभी अचंभा होगा। आज से लगभग डेट तो राजा भाई को याद है, 2.5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात होती है। 6 महीने बाद मैं इनकी दुकान पे पहुंचता हूं और इनकी दुकान में 8 महीने रहता हूं, आज से 12 महीने पहले तक। और मैं राजा भाई को बताता था, बोलता था, राजा भाई ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा होगा। ये सोचते थे कैसे, इम्पॉसिबल। जिस आदमी के पास रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जेब में 1 टका नहीं, बातें करता है करोड़ों की कि एक मैं कैसा बिजनेस बनाऊंगा, मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा, एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा। और ये मेरी बातें सुन सुन के 8-9 महीने इनके पास, इन्हीं की दुकान में रहना, इनकी दुकान में सोना और इन्हीं को सपने दिखाना। और आज मैं खुशनसीब हूँ कि हमारी दोस्ती एक बहुत बड़े परिवार में, जो इनकी दुकान में मैं सपना देखा, आज आपके सामने है। और मैं चाहूँगा, दिल से स्वागत है राजा भाई का अति प्रेस अनमोल परिवार में, जो आप जब दिल्ली से चल के इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, जहाँ पे साधनों को आवाजाही बंद कर रखी है, फिर भी एक कीमती समय निकाल के पहुँचे, तो राजा भाई के आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कीमती समय निकाल के आए। और आपकी जो सच कहानी है आप ही के शब्दों में बताइए इस परिवार को। आज लगभग पूरा परिवार एक जगह बैठा है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार व सलाम। मेरा नाम निजामुद्दीन राजा है। मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और दिल्ली सागरपुर के अंदर रहता हूँ। आज से करीब 2.5 साल पहले 26 मई 2018 रात को करीब 10 बजे के करीब मेरे पास एक मेरे बहुत पुराने दोस्त का फ़ोन आया। उस वक्त मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। उन दिनों रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था। उसमें कुरान पाक का पाठ होता है। उस रात को वो पूरा होना था। मैं उसमें बहुत व्यस्त था। लेकिन जब मेरे पास एक मेरे बहुत पुराने दोस्त राजेश का फ़ोन आया, उसने इस तरह से मुझसे बात की कि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा बोलो आपको क्या हेल्प चाहिए। उन्होंने मेरे से कहा कि पहले आप प्रॉमिस करो कि आप ना नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा कि आप बताइए तो सही कि आपको क्या हेल्प चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई कि पहले आप मेरे से ये प्रॉमिस करो कि आप ना नहीं करोगे। अब जाहिर सी बात है कि मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता लाइफ में कभी,
लेकिन जब मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, मस्जिद हो या मंदिर हो, ये अल्लाह के घर होते हैं। यहाँ बैठने के बाद तो आदमी एक बार प्रॉमिस करने के बाद ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो प्रॉमिस वो कर लेगा उसको सारी ज़िंदगी निभाना ही होगा। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि एक मेरे दोस्त है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपको उनकी मदद करनी होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे उनका नंबर दीजिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने फिर फ़ोन मिलाकर मालूम किया कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, जबकि मस्जिद के अंदर बैठने के बाद कोई भी आदमी जल्दी से किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता, लेकिन कभी कभी कोई हालात ऐसे आते हैं कि इंसान कैसी भी स्थिति में हो लेकिन उसको बात करनी ज़रूरी होती है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप वहीं पे रहिए जहाँ पर आप हैं, मैं अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। मैं लाजवंती चौक गया जहाँ पर भाई साहब खड़े हुए थे और वहाँ जाकर मैंने इनको अपनी गाड़ी पे बिठाया और मैं वापस मस्जिद पर आ गया जहाँ पर वो प्रोग्राम चल रहा था। आधा घंटे के बाद फ्री होने के बाद मैं इनको अपनी दुकान पर लाया, वहाँ पर सबसे पहले इनको खाना खिलवाया। उस वक्त करीब रात के 11:45 बज रहे थे। खाना खिलाने के बाद मैंने उनको, मेरी दुकान में 2 कारीगर रहते थे, उनके साथ ही सुला दिया और मैं घर वापस चला गया। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, क्या, कुछ बात नहीं करी। सिर्फ खाना खिलाया, सुला दिया और मैं वापस अपने घर चला गया। सुबह आया, इनको नाश्ता वगैरह कराया। फिर मैंने इनसे बात की कि अब आप मुझे बताइए आपकी क्या परेशानी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब इन्होंने मेरे से कहा कि मेरा नाम ये है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। फिर मैंने इनको कहा, इनकी सारी परेशानी सुनने के बाद इन्होंने मेरे से कहा कि मैं रात को सरायरोहिला स्टेशन पर सोता हूँ, कभी दिल्ली कैंट के स्टेशन पर सोता हूँ, कभी पार्क के अंदर सोता हूँ। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि एक बंदा है जिसका नाम सुनील सक्सेना है और उसके ऊपर मेरे 2.5 करोड़ रुपए हैं। उसमें कुछ पैसा मेरा है, बाकी पैसा मेरे मिलने वालों का, यार दोस्तों का है, जो मेरे साथ कंपनियों में काम करते थे। वो मुझे पैसा नहीं देता, मैं उनका कर्ज नहीं लौटा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपना घर, अपने बीवी बच्चे छोड़ने पड़े। ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने कहा कि ऐसा है, जितनी भी परेशानी आपने अब तक उठानी थी उठा ली, अब आपको मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैं जैसा भी हूँ 24 घंटे आपके लिए तैयार हूँ, जिस लायक भी हूँ। फिर ये इसी तरह से मेरी दुकान में रहते रहे और रमज़ान का महीना पूरा हो चुका था। ईद वाले दिन मैं अपने घर ले गया, अपने परिवार वालों से मिलवाया। वहाँ से मिलने के बाद एक बात इन्होंने कही कि राजा भाई, आज मैं आपके घर में ईद मना रहा हूँ और अगली ईद मेरे ऑफिस के अंदर होगी। 1 साल के अंदर अंदर मैं अपना कुछ ऐसा काम करूँगा कि मेरा अपना ऑफिस होगा और बहुत बड़े लेवल पर होगा। मैं ये बात सुनकर कहने लगा, भाई साहब, जितनी बड़ी बात आप करते हैं ये इतना आसान थोड़ा ही है, जितनी आसानी से आप कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। ये बोले, नहीं राजा भाई, देख लेना, ऐसा ही होगा। अगली ईद मैं आपके घर पर नहीं मनाऊंगा, अपने ऑफिस के अंदर मनाऊंगा। और वही हुआ। 2018 के बाद
2019 में जो रमज़ान आया तो उसमें जो है जयपुर का ऑफिस खुल चुका था। इसी तरह से बीच में जब इनको अपना पैसे लेने के लिए उसके घर जाना था तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसकी फैमिली तो रहती है पर वो अपने घर नहीं रहता। ऐसे हालत में अकेले किसी के घर पर जाना और करोड़ों रुपया लेने का लेन देन का मामला हो वो मुनासिब नहीं है। इन्होंने उस हालात में अपनी वाइफ को दिल्ली बुलाया और उसके घर गए। उस हालात में उन्होंने सक्सेना जी तो मिले नहीं, उनके बच्चों ने उनसे झूठा वादा कर दिया कि हम आपको इतने दिन के बाद आपके पैसे दे देंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा झूठा वादा किया, कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर जब कभी भी इनकी सक्सेना से बातचीत होती फ़ोन पर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते। कई बार मुझे डर लगने लगता कि यार कहीं इनको कुछ हो ना जाए। मैं भी इस बात को लेकर बहुत टेंशन में रहने लगा कि किसी दिन अगर कुछ इनको हो गया तो कहीं मेरे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी का सबब ना बन जाए। लेकिन ऐसे हालात गुजरते रहे, धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही गाड़ी और हम लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों भाई एक साथ एक ही प्लेट में खाते थे। मैं घर से नाश्ता लेकर आता था और दोपहर का खाना भी हम साथ ही खाते थे और हमारा आपस में इतना प्यार हो गया कि इतना प्यार मैं अपने सगे भाई से भी नहीं कर सकता जितना कि इनसे हो गया। और रात को बड़ी मुश्किल से हम लोग कुछ घंटों के लिए अलग होते थे, बाकी 24 घंटे हम लोग साथ ही रहते थे। फिर एक दिन इन्होंने कहा कि राजा भाई मुझे कमरा दिलवाओ, मैं अब कुछ करना चाहता हूँ और वो मैं यहाँ रहकर नहीं कर सकता, दुकान पर रहकर। मैंने कहा कि आपके पास किराया देने के लिए नहीं है, कैसे आप कमरा ले पाएंगे? ये बोले चाहे कुछ भी हो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर कुछ दिन के बाद इनके बच्चे, इनकी बीवी मेहनत मजदूरी करके खेतों में कुछ पैसे इनके लिए भेजने लगे खर्चे पानी के लिए, जो कि बहुत परेशानी का वक्त था। लेकिन इनकी जो फैमिली है, मैं तो ये दुआ करूँगा कि ऊपर वाला हर मर्द को ऐसी बीवी अता फरमाए और हर बाप को ऐसे बच्चे अता फरमाए जो अपने हस्बैंड का इतना बड़ा साथ दे और अपने बाप की इतनी फर्मा बरदारी करे। बहुत खुश नसीब हैं ये इस मामले में कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत कुर्बानी देती है। काश कि सभी लोगों की फैमिली इतनी बड़ी कुर्बानी अगर देने लगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये मेरा एक अकीदा है इस बात के लिए कि हर फैमिली, हर बीवी और हर बच्चे अगर अपने बाप के इतने फर्मा बरदार बन जाएं तो वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। इसी तरीके से हालात चलते रहे। फिर इन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि राजा भाई अब मेरी सपने पूरे करने का समय आ चुका है और 8 दिसंबर को दिल्ली के अंदर मेरी ओपनिंग है कंपनी की। इसी बीच में इन हालातों से कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं योगी राज जी, जो दिल्ली सागरपुर में मेरे साथ रहते हैं, उनसे मैंने इनकी मुलाकात करवाई क्योंकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के काफ़ी तजुर्बे वाले इंसान हैं। फिर ये लोग आपस में बातचीत करते रहे और इसी विषय में जब भी वो कभी आते थे इनकी आपस में बैठ कर बातचीत हुआ करती थी। जो भी प्लान इन्होंने बनाया वही प्लान योगी जी के साथ शेयर किया। तो योगी जी ने बोला कि ये प्लान तो बहुत अच्छा है और हम इसमें एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और एक दिन हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन होगा। बीच में एक बंदा सेठी नाम का आया कुछ दिनों के लिए। उसने अखबार के अंदर
ऐड दिया था एक मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए। वो ऐड पढ़ने के बाद भाई साहब रोहिणी गए उसके एड्रेस पर, उसने इनसे बातचीत की, इनका इंटरव्यू लिया। उसने इंटरव्यू लेने के बाद कहा कि आप मेरे से क्या सैलरी लेना पसंद करेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप पहले मेरा काम देखिए, उसके बाद सैलरी की बात कीजिए। मैं पहले से सैलरी के लिए क्या कहूँ, आप बताइए मुझे क्या सैलरी दे सकते हैं। उसने कहा कि सर मैं तो आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद भाई साहब ने कहा कि मैं तो आपसे 2 लाख रुपए भी नहीं लूँगा, मैं तो करोड़ों की बात करता हूँ और करोड़ों के सपने लेकर घूमता हूँ ज़िंदगी में। मैं तो करोड़ों कमाना चाहता हूँ, 1-2 लाख रुपए मेरे के लिए कोई मायने नहीं रखते। ये बात होने के बाद भाई साहब वापस आ गए। 2-3 दिन के बाद उस बंदे का फ़ोन आता है कि मैं आपसे आपके स्थान पर मिलना चाहता हूँ जहाँ पर आप रहते हैं, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो करीब 4-5 दिन के बाद वो बंदा सागरपुर मेरी दुकान पर आया, बैठ कर बातचीत हुई, फिर दोबारा से इनकी मीटिंग हुई। फिर उसने कहा आप अगर करोड़ की बात करते हैं तो हमारी कंपनी भी कोई करोड़ों से कम नहीं कमाएगी, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर इन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई कि भाई मैं तो इतने बड़े कर्जे में हूँ, आपके 1-2 लाख से मेरा कर्जा नहीं उतर सकता, और जब तक कर्जा नहीं उतरेगा मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने गांव में नहीं रह सकता। तब उसने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करें, कुछ ही महीनों में हम आपका सारा कर्ज उतरवा देंगे और आप कंपनी के लिए जुड़िए। तो इसी तरीके से उसकी कंपनी के लिए शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद उसने कुछ बात कही जिसके अंदर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा था। जिस दिन ये बात पहली बार सामने आई कि कंपनी के लिए पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, तो भाई साहब ने उसी दिन उसको बोल दिया कि तुम अगर मुझे करोड़ों रुपया भी दोगे तो मैं कंपनी के लिए काम नहीं करूँगा। मैं एक सच्चा इंसान हूँ और सच के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पर झूठ नहीं बोलना पसंद करूँगा। और उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद जयपुर आ गए और यहाँ आकर इन्होंने 8 दिसंबर 2019 को ये कंपनी की ओपनिंग की। मुझे उसी दिन ओपनिंग में दिल्ली से जयपुर आना था, लेकिन 7 दिसंबर की सुबह 7 बजे के करीब मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जयपुर नहीं आ सका। मेरे पैर में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। बच्चों ने मेरे को दिल्ली से जयपुर नहीं आने दिया और इसी तरह से पूरा साल गुजर गया और मैं अब दिल्ली के अंदर इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। और आज 1 साल के बाद इस कंपनी की सालगिरह है। मेरी तरफ से इस कंपनी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिल के साथ मैंने इनसे प्यार किया और इन्होंने मुझसे प्यार किया, हर शख्स इनके साथ उसी तरह से प्यार करे और उसी तरह से इस कंपनी से प्यार करे। इनका एक सपना था कि जिस दिन मैं कंपनी खड़ी करूँगा तो जितने भी कंपनी के स्टाफ होगा या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा और हर परिवार इस तरीके से होगा जैसे कि सब ये हमारा ही परिवार है। गरीबों की मदद करने की तमन्ना इनके दिल में शुरू से है। इन्होंने कहा एक दिन कि मैं किसान का बेटा हूँ और गरीब आदमी ही गरीब की मजबूरी को समझ सकता है। अमीर तो अमीरों को अमीर बनाते ही हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गरीबों को अमीर बनाऊँ। मेरा ये सपना है। और जो बिलाल इस कंपनी के अंदर साथ जुड़ा हुआ है वो गरीबों को अमीर बनाने के लायक है। ये मेरा आपसे वादा है। दिल के साथ अगर हम सब लोग जुड़ जाते हैं तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमारे सामने नहीं टिक पाएंगी। सिर्फ
छोटी सी कंपनी एक दिन इनसे आगे निकल कर दिखाएगी। जिस तरीके से कि हम कभी बचपन में स्कूल जाते थे, उसमें हमने एक कहानी सुनी थी, एक कछुए की और एक खरगोश की। खरगोश बहुत स्पीड के साथ भागता है और थोड़ी दूर चल के भाग के थक जाता है और सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो खरगोश से आगे निकल जाता है। इसी तरीके से ये कंपनी एक न एक दिन बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी और बहुत आगे निकल जाएगी। मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कंपनी के लिए। धन्यवाद। सर तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। तालियां मैंने क्यों बोली, क्या आप लोग समझे मैंने क्यों बोला तालियां बजाने के लिए? क्योंकि मैं इनसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा जो बातें शायद आपके दिमाग में होंगी कि इन्होंने जो पढ़ के बोला वो पढ़ के क्यों बोला। राजा भाई, सबसे पहली चीज, आज माइक आपने कितनी बार पकड़ा? फर्स्ट बार लिया आपने। दोस्तों, होता क्या है कि जब पहली बार कोई इंसान कोई भी काम करने जाता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं। अगर नहीं विश्वास हो, कोई भी ऐसा शख्स जिसने आज तक माइक ना पकड़ा और उसको स्टेज पे बुला लो, उसके दिमाग में वहां पे कुछ और चल रहा होगा, यहाँ आके कुछ और बोलेगा। इन्होंने कल रात में आके अपनी कहानी को लिखवाया है, क्योंकि कई चीजें होती जो इंसान भूल जाता है जब बोलने जाता है तो, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से बोलने के लिए उन्होंने लिखवाया। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर पढ़ के कोई चीज बोली जाती है तो वो दिमाग में बैठ नहीं सकती। राजा भाई, आपने भगवान जी को खाना कितने बजे खिलाया था? रात को करीब 12:15 बजे करीब। जब भगवान जी आपसे मिले थे, आपके पास किस तारीख में आए थे? जब भगवान जी आपसे पहली बार मिले वो तारीख क्या थी? 26 मई 2018। अगर ये दोनों चीजें इन्होंने पढ़ के भी बोली थी और इनको याद भी है, तो यानी कि वो इनकी सच्ची कहानी है। और अपनी सच्ची कहानी को बोलने के लिए इन्होंने बेशक से एक नोट का सहारा लिया, लेकिन वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और जिनकी बात इन्होंने आपसे करी है उन सबको आप अच्छे से जानते हैं। वो शख्स कोई और नहीं है, वो भगवान साहेब वर्मा जी है। एक बार भगवान साहेब वर्मा जी पे जोरदार तालियां, जिन्होंने साबित करके दिखाया है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर कुछ दिन के बाद इनके बच्चे, इनकी बीवी मेहनत मजदूरी करके खेतों में कुछ पैसे इनके लिए भेजने लगे खर्चे पानी के लिए, जो कि बहुत परेशानी का वक्त था। लेकिन इनकी जो फैमिली है, मैं तो ये दुआ करूँगा कि ऊपर वाला हर मर्द को ऐसी बीवी अता फरमाए और हर बाप को ऐसे बच्चे अता फरमाए जो अपने हस्बैंड का इतना बड़ा साथ दे और अपने बाप की इतनी फर्मा बरदारी करे। बहुत खुश नसीब हैं ये इस मामले में कि इनकी फैमिली इनके लिए बहुत कुर्बानी देती है। काश कि सभी लोगों की फैमिली इतनी बड़ी कुर्बानी अगर देने लगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये मेरा एक अकीदा है इस बात के लिए कि हर फैमिली, हर बीवी और हर बच्चे अगर अपने बाप के इतने फर्मा बरदार बन जाएं तो वो पता नहीं क्या कुछ कर सकता है। इसी तरीके से हालात चलते रहे। फिर इन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि राजा भाई, अब मेरी सपने पूरे करने का समय आ चुका है और 8 दिसंबर को दिल्ली के अंदर मेरी ओपनिंग है कंपनी की। इसी बीच में इन हालातों से कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं योगी राज जी, जो दिल्ली सागरपुर में मेरे साथ रहते हैं, उनसे मैंने इनकी मुलाकात करवाई, क्योंकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के काफ़ी तजुर्बे वाले इंसान हैं। फिर ये लोग आपस में बातचीत करते रहे और इसी विषय में जब भी वो कभी आते थे इनकी आपस में बैठ कर बातचीत हुआ करती थी। जो भी प्लान इन्होंने बनाया
वही प्लान योगी जी के साथ शेयर किया। तो योगी जी ने बोला कि ये प्लान तो बहुत अच्छा है और हम इसमें एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और एक दिन हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन होगा। बीच में एक बंदा सेठी नाम का आया कुछ दिनों के लिए। उसने अखबार के अंदर ऐड दिया था एक मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए। वो ऐड पढ़ने के बाद भाई साहब रोहिणी गए उसके एड्रेस पर। उसने इनसे बातचीत की, इनका इंटरव्यू लिया। उसने इंटरव्यू लेने के बाद कहा कि आप मेरे से क्या सैलरी लेना पसंद करेंगे। तो इन्होंने बोला कि आप पहले मेरा काम देखिए, उसके बाद सैलरी की बात कीजिए। मैं पहले से सैलरी के लिए क्या कहूँ, आप बताइए मुझे क्या सैलरी दे सकते हैं। उसने कहा कि सर मैं तो आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद भाई साहब ने कहा कि मैं तो आपसे 2 लाख रुपये भी नहीं लूँगा, मैं तो करोड़ों की बात करता हूँ और करोड़ों के सपने लेकर घूमता हूँ ज़िंदगी में। मैं तो करोड़ों कमाना चाहता हूँ, 1-2 लाख रुपये मेरे के लिए कोई मायने नहीं रखते। ये बात होने के बाद भाई साहब वापस आ गए। 2-3 दिन के बाद उस बंदे का फ़ोन आता है कि मैं आपसे आपके स्थान पर मिलना चाहता हूँ जहाँ पर आप रहते हैं, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो करीब 4-5 दिन के बाद वो बंदा सागरपुर मेरी दुकान पर आया, बैठ कर बातचीत हुई। फिर दोबारा से इनकी मीटिंग हुई। फिर उसने कहा आप अगर करोड़ों की बात करते हैं तो हमारी कंपनी भी कोई करोड़ों से कम नहीं कमाएगी, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर इन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई कि भाई मैं तो इतने बड़े कर्जे में हूँ, आपके 1-2 लाख से मेरा कर्जा नहीं उतर सकता और जब तक कर्जा नहीं उतरेगा मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने गांव में नहीं रह सकता। तब उसने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप सिर्फ मेरी कंपनी के लिए काम करें, कुछ ही महीनों में हम आपका सारा कर्ज उतरवा देंगे और आप कंपनी के लिए जुड़िए। तो इसी तरीके से उसकी कंपनी के लिए शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद उसने कुछ बात कही जिसके अंदर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा था। जिस दिन ये बात पहली बार सामने आई कि कंपनी के लिए पैसे कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, तो भाई साहब ने उसी दिन उसको बोल दिया कि तुम अगर मुझे करोड़ों रुपया भी दोगे तो मैं कंपनी के लिए काम नहीं करूँगा। मैं एक सच्चा इंसान हूँ और सच के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पर झूठ नहीं बोलना पसंद करूँगा। और उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद ये कुछ दिनों के बाद जयपुर आ गए और यहाँ आकर इन्होंने 8 दिसंबर 2019 को ये कंपनी की ओपनिंग की। मुझे उसी दिन ओपनिंग में दिल्ली से जयपुर आना था, लेकिन 7 दिसंबर की सुबह 7 बजे के करीब मेरे पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जयपुर नहीं आ सका। मेरे पैर में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। बच्चों ने मेरे को दिल्ली से जयपुर नहीं आने दिया और इसी तरह से पूरा साल गुजर गया और मैं अब दिल्ली के अंदर इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। और आज 1 साल के बाद इस कंपनी की सालगिरह है। मेरी तरफ से इस कंपनी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि जिस दिल के साथ मैंने इनसे प्यार किया और इन्होंने मुझसे प्यार किया, हर शख्स इनके साथ उसी तरह से प्यार करे और उसी तरह से इस कंपनी से प्यार करे। इनका एक सपना था कि जिस दिन मैं कंपनी खड़ी करूँगा तो जितने भी कंपनी के स्टाफ होगा या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा और हर परिवार इस तरीके से होगा जैसे कि सब ये हमारा ही परिवार है। गरीबों की मदद करने की तमन्ना इनके दिल में शुरू से है। इन्होंने कहा एक दिन कि मैं किसान का बेटा हूँ और गरीब आदमी ही गरीब की मजबूरी को समझ सकता है। अमीर तो अमीरों को अमीर बनाते ही हैं, लेकिन
मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गरीबों को अमीर बनाऊँ। मेरा ये सपना है। और जो बिलाल इस कंपनी के अंदर साथ जुड़ा हुआ है वो गरीबों को अमीर बनाने के लायक है। ये मेरा आपसे वादा है। दिल के साथ अगर हम सब लोग जुड़ जाते हैं तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये हमारे सामने नहीं टिक पाएंगी। सिर्फ छोटी सी कंपनी एक दिन इनसे आगे निकल कर दिखाएगी। जिस तरीके से कि हम कभी बचपन में स्कूल जाते थे, उसमें हमने एक कहानी सुनी थी, एक कछुए की और एक खरगोश की। खरगोश बहुत स्पीड के साथ भागता है और थोड़ी दूर चल के भाग के थक जाता है और सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो खरगोश से आगे निकल जाता है। इसी तरीके से ये कंपनी एक न एक दिन बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी और बहुत आगे निकल जाएगी। मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कंपनी के लिए। धन्यवाद। सर तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। तालियां मैंने क्यों बोली, क्या आप लोग समझे मैंने क्यों बोला तालियां बजाने के लिए? क्योंकि मैं इनसे कुछ बातें पूछना चाहूंगा जो बातें शायद आपके दिमाग में होंगी कि इन्होंने जो पढ़ के बोला वो पढ़ के क्यों बोला। राजा भाई, सबसे पहली चीज, आज माइक आपने कितनी बार पकड़ा? फर्स्ट बार लिया आपने। दोस्तों, होता क्या है कि जब पहली बार कोई इंसान कोई भी काम करने जाता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं। अगर नहीं विश्वास हो, कोई भी ऐसा शख्स जिसने आज तक माइक ना पकड़ा और उसको स्टेज पे बुला लो, उसके दिमाग में वहां पे कुछ और चल रहा होगा, यहाँ आके कुछ और बोलेगा। इन्होंने कल रात में आके अपनी कहानी को लिखवाया है, क्योंकि कई चीजें होती जो इंसान भूल जाता है जब बोलने जाता है तो, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से बोलने के लिए उन्होंने लिखवाया। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर पढ़ के कोई चीज बोली जाती है तो वो दिमाग में बैठ नहीं सकती। राजा भाई, आपने भगवान जी को खाना कितने बजे खिलाया था? रात को करीब 12:15 बजे करीब। जब भगवान जी आपसे मिले थे, आपके पास किस तारीख में आए थे? जब भगवान जी आपसे पहली बार मिले वो तारीख क्या थी? 26 मई 2018। अगर ये दोनों चीजें इन्होंने पढ़ के भी बोली थी और इनको याद भी है तो यानी कि वो इनकी सच्ची कहानी है। और अपनी सच्ची कहानी को बोलने के लिए इन्होंने बेशक से एक नोट का सहारा लिया, लेकिन वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। और जिनकी बात इन्होंने आपसे करी है उन सबको आप अच्छे से जानते हैं। वो शख्स कोई और नहीं है, वो भगवान साहेब वर्मा जी है। एक बार भगवान साहेब वर्मा जी पे जोरदार तालियां, जिन्होंने साबित करके दिखाया है होते नहीं होते। अगर सपनों में जान नहीं होती, या अगर किसी का पेरेंट्स ये ना सोचे कि भाई मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उसके लिए ना तो लड़की मिलेगी ना लड़का मिलेगा, जब तक ढूंढने की शुरुआत नहीं करेंगे। और भगवान जी ने वही काम किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मुश्किलों का सामना किया। जैसा कि राजा भाई ने बताया, कभी दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पे सोए, कभी सराय रोहिल्ला सोए, कभी पार्क में सोए, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे को ये मालूम होता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जमीन पे सोए चाहे गद्दे पे सोए, वो सोना उसको है तो उसको मालूम है सोना कैसे है। उनको अच्छे से मालूम है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है,